लास्ट टाइम हमने एलसीएम को डिफाइन किया था कि एलसीएम आपके पास क्या होता है, दो नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, पॉजिटिव लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। मतलब कि ए जो एलसीएम जो है वो ए का भी मल्टीपल है, ए डिवाइड कर रहा है एलसीएम ऑफ ए एंड बी को, एंड एलसीएम जो है वो बी का भी मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है ए का और बी का। फिर आप कह रहे हो कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी जो है वो आपके पास जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, एंड सबसे छोटा पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल है। इट मीन्स दैट अगर आप अनदर पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो सच दैट ए सी जो है वो ए का भी मल्टीपल है एंड बी का भी मल्टीपल है, तो सी और एलसीएम ऑफ ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशन आपके पास आने वाला है कि ये सबसे छोटा पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल है, ये एक पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल है, तो आपके पास ये वाली चीज़ जो होगी वो बड़ी होगी। फिर इसी चीज़ को देन इसके बाद आपने एक सिंपल सा रिजल्ट किया था कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल है एलसीएम ऑफ माइनस ए एंड बी के इक्वल है एलसीएम ऑफ ए एंड माइनस बी के, एंड ये इक्वल है एलसीएम ऑफ माइनस ए एंड माइनस बी के। देन जैसे कि हमने जीसीडी में किया था कि सी अगर एक कॉमन डिवाइजर है ए एंड बी का, तो उनका जो जीसीडी है, मतलब सी अगर डिवाइड कर रहा है ए को एंड सी अगर डिवाइड कर रहा है बी को, तो सी जो है वो डिवाइड करेगा जीसीडी ऑफ ए एंड बी को। सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि सी अगर एक कॉमन मल्टीपल है, सी अगर एक ए का भी मल्टीपल है और बी का भी मल्टीपल, मतलब सी एक कॉमन मल्टीपल है ए एंड बी का, तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी जो है वो डिवाइड करेगा सी। मतलब इससे बेटर रिजल्ट हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि ये तो डेफिनेशन से ही कंक्लूड हो रहा है, अब हमें प्रूव करना है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी जो है वो सी को डिवाइड कर रहा है। तो इसे मैं यहाँ पे एज ए रिजल्ट लिख रही हूँ कि लेट्स से सी आपने एक मल्टीपल लिया ए का एंड बी का, तो हम कह रहे हैं कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी जो है वो भी डिवाइड करेगा सी को। ठीक है, प्रूफ कैसे कर सकते हैं? कि हमें ये पता है कि एलसीएम जो है वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। डिवीजन एल्गोरिथम आप लगा सकते हो अगर ए एंड बी दो इंटीजर्स है और बी आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ए को हम बी से डिवाइड कर रहे हैं, बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिवीजन एल्गोरिथम लगा रहे हैं सी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी पे, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम ऑन सी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलती है कि हमारे पास यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q and R such that C को आप लिख सकते हो दिस B, ये A की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसको B की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कोशेंट Q मिल रहा है, रिमाइंडर R मिल रहा है, तो C आपके पास आएगा LCM ऑफ A एंड B इंटू Q प्लस R, एंड R किसके बीच में लाई कर रहा है, जीरो नॉन नेगेटिव है, एंड LCM ऑफ A एंड B से क्या है, छोटा है। अब मैंने क्या किया, इस टर्म को लेफ्ट में लेके गई, तो आपके पास क्या आएगा, C माइनस एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू क्यू इज इक्वल टू आर। देन आपको पता है कि A जो है वो C को डिवाइड कर रहा है, A एलसीएम ऑफ ए एंड बी को तो डिवाइड करता ही है जस्ट बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये एक मल्टीपल है A का। अब क्या A LHS को डिवाइड करेगा? इन दोनों चीज़ों से क्या हम बोल सकते हैं कि ए एलएचएस को डिवाइड करेगा? यस मैम। रीजन क्या होगा? मैम वही, जैसे अगर ए कोई भी दो नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा। हाँ, ए डिवाइड कर रहा है बी को एंड ए डिवाइड कर रहा है सी को, तो ए बी एंड सी के हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। प्रॉपर्टी 2 का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। अब ए एलएचएस को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट ए आरएचएस को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि ए आर को डिवाइड कर रहा है।
सिमिलर वे में आप प्रूव कर सकते हो कि बी भी आर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि गिवन है कि बी जो है वो सी को डिवाइड कर रहा है, एंड बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी को तो डिवाइड करता ही है जस्ट बाय डेफिनेशन. इट मीन्स दैट बी सी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी के हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा. तो मैं कह सकती हूँ कि बी एल एच एस को डिवाइड करेगा. इट मीन्स दैट बी आर एच एस को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि एल एच एस और आर एच एस तो सेम ही है. तो इट मीन्स दैट बी आर को डिवाइड करेगा. तो बी ए जो है वो आर को डिवाइड कर रहा है, बी भी आर को डिवाइड कर रहा है. इसका मीनिंग क्या हुआ कि आर जो है वो आपके पास एक कॉमन मल्टीपल है ए एंड बी का. देन हमें ये पता था आर की जो रेंज है वो आपके पास ये है कि आर लाई कर रहा है, आर जीरो या जीरो से बड़ा है, एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी से क्या है, छोटा है. अगर मैंने मान लिया मतलब हम अगर ये प्रूफ कर दें कि आर जीरो है तो क्या हमारा प्रूफ हो जाएगा. अगर मैं ये शो कर दूं कि आर जीरो है तो क्या इससे जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है वो प्रूफ हो जाएगी. यस मैम. सिर्फ जस्ट बाय डेफिनेशन ऑफ दिस डिवीजन हम कह सकते हैं कि हमें क्यू मिल रहा है सच दैट सी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इनटू क्यू. तो इट मीन्स दैट एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है सी को. तो यहीं पे मैं लिख सकती हूँ कि हमारा अल्टीमेट हमें क्या प्रूव करना है कि आर जो है वो ज़ीरो है. जैसे ही हमने आर को ज़ीरो शो कर दिया हमारा काम हो जाएगा. मैंने मान लिया कि आर ज़ीरो नहीं है. प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कि मैंने मान लिया कि आर ज़ीरो नहीं है. इट मीन्स दैट आर क्या होगा, ज़ीरो से बड़ा हो गया, क्योंकि आर तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है. ज़ीरो नहीं है तो इट मीन्स दैट डेफिनेटली ज़ीरो से बड़ा है. तो यहाँ से आपके पास क्या आया, आर एक कॉमन मल्टीपल तो था ही ए एंड बी का, प्लस आर अब पॉजिटिव भी बन रहा है. तो आर क्या हुआ, एक पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल हुआ ए एंड बी का. आर एक पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल है. एलसीएम ऑफ ए एंड बी जस्ट आपके पास सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है. ये पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल है, ये सबसे छोटा पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल है. तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल टू. ये ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस है. बट हमें क्या पता था कि आर जो है वो स्ट्रिक्टली छोटा है एलसीएम ऑफ ए एंड बी से. तो यहाँ पे आपको कंट्राडिक्शन मिल रही है. इट मीन्स दैट जो चीज़ आपने एज्यूम की है, आर की पॉसिबल वैल्यूज ये थी, मैंने मान लिया कि जीरो नहीं है. जीरो नहीं है तो इट मीन्स दैट जीरो से एलसीएम ऑफ ए एंड बी के बीच में लाई करेगी. बट यहाँ से आ रहा है कि आर ग्रेटर देन और इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी है. बट हमें पता था आर स्ट्रिक्टली एलसीएम ऑफ ए एंड बी से छोटा है. इट मीन्स दैट आर जीरो से बड़ा नहीं हो सकता. हमारे पास दो चीजें आ गई. यहाँ पे आपको ये पता था कि आर जो है वो इस रेंज में लाई कर रहा है, एंड आपने ये प्रूव कर दिया कि आर जीरो से बड़ा नहीं हो सकता. इट मीन्स दैट अब तो इसके पास एक ही चॉइस रही, इन दोनों को कॉमन अगर हम लेते चलेंगे, इन दोनों का कॉमन सेट अगर हम लेते चलेंगे तो क्या आएगा कि आर को एग्जैक्टली जीरो के बराबर होना पड़ेगा. आर जीरो आ गया तो यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू पुट की फ्रॉम 1. सी आपके पास क्या आ गया, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इनटू क्यू. इट मीन्स दैट बाय डेफिनेशन मैं बोल सकती हूँ कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी जो है वो डिवाइड कर रहा है सी, क्योंकि हमें एक इंटीजर मिल गया क्यू सच दैट सी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इनटू क्यू. ओके, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया. देन इसके बाद एलसीएम के बारे में, जैसे जो चीज़ें जीसीडी के बारे में की थी सेम चीज़ें हमने एलसीएम के बारे में कर ली. अब आगे मैं डिफाइन कर रही हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है. ये आपने सुना भी होगा, क्या है ये थ्योरम. इस थ्योरम को कोई बता सकते हैं, इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होगी. कि हर एक इंटीजर को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्राइम. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 12 लिया, या फिर लेट्स से मैंने 24 लिया, तो इसको आप फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे 2
12 जा 24 होता है, 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। तो आपके पास 12 की फैक्टराइजेशन जो है वो आ रही है 2 पावर 3 इंटू 3। हम 24 को हम कैसे लिख पा रहे हैं, प्राइम्स के पावर में, मतलब प्राइम्स नंबर है आपके पास और उसकी कुछ ना कुछ पावर्स आ रही है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। पावर ऑफ प्राइम किसी प्राइम की पावर है और सारे के सारे बीच में सेपरेट है प्राइम नंबर से। तो यहीं पे मैं लिख रही हूँ कि एवरी इंटीजर n greater than 1 can be expressed uniquely as a product of powers of prime। हम ये तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको पता है कि हम फैक्टराइजेशन करते हैं और इस तरह से हम लिख सकते हैं। यूनिकली का मतलब यहाँ पे क्या है कि लेट्स से मैंने कोई भी इंटीजर लिया जो n से 1 से बड़ा है, n को अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम लिख रही हूँ, मतलब p1 पावर n1, p2 पावर n2 एंड सो ऑन अप टू, इसका मीनिंग बताया जा रहा है pk पावर nk। और लेट्स से इन pi's को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है कि सबसे पहले छोटे प्राइम को लिख रही हूँ, देन उसके बाद उससे बड़ा, देन उसके बाद उससे बड़ा, कि pi जो है वो pi प्लस 1 से छोटा है हमेशा, एंड एन आईज क्या है, सारे के सारे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देन इसको मैंने एक और वे में एक्सप्रेस किया कि लेट्स से पी आई लेस देन पी आई प्लस 1 है और सारे के सारे पी आईज प्राइम है। देन मैंने इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन लिखी कि पी आई डैश एन 1 डैश, पी 1 डैश एन 1 डैश, पी 2 डैश एन 2 डैश एंड सो ऑन अप टू पी एस डैश एन एस डैश। तो यहाँ पे भी मैं सभी के सभी पी आई डैश को क्या ले रही हूँ, प्राइम ले रही हूँ, एंड इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। पी आई डैश जो है वो लेस देन पी आई प्लस 1 डैश है, एंड ये सारे के सारे एन आई डैश जो है वो पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे यूनिकनेस का मतलब क्या है कि सबसे पहले k को s के बराबर होना पड़ेगा, देन उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सभी, तो इट मीन्स दैट हर एक पी आई को हर एक पी आई डैश के बराबर होना पड़ेगा, मतलब p1 को p1 डैश के, p2 को p2 डैश के, pk को pk डैश के। देन इसके बाद सभी एन आई को एन आई डैश के बराबर होना पड़ेगा, n1 को n1 डैश के, n2 को n2 डैश के एंड सो। ये यूनिकनेस का मतलब है। ओके, देन इसके बाद हम एक चीज़ देखनी है कि भी किसी भी कोई भी नंबर है उसके पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने होंगे। फॉर एग्जांपल 12 आपने उठाया, 12 के पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने होते हैं? टाउ एन। हाँ, टाउ एन होते हैं, तो कितना आएगा वो? टाउ एन एक नोटेशन है जस्ट। मैम उसके लिए पहले हम, जैसे आपने बताया, उस नंबर को प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिखेंगे। नहीं, जैसे कि डायरेक्टली अभी तो वो चीज़ करते हैं, बट जैसे मैंने 12 उठाया, इसके डिवाइजर्स हमें देखने हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स देखने हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स 1 हाँ 1 2 3 4 6 और 12, 1 2 3 4 4 6 एंड 12। तो आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो है वो आपके पास 6 आ रहे हैं। ठीक है, मुझे एक फॉर्मूला डिराइव करना है जिससे मैं हर एक नंबर के पॉजिटिव डिवाइजर लिख पाऊँ बिना काउंटिंग के। ओके, जस्ट आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख पाओ कि उसके पॉजिटिव डिवाइजर क्या होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? यही है कि जब आप उसको प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स लिख देते हो, उस एक्सप्रेशन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ तो यहाँ पे मुझे भी एक मतलब प्रॉपरली वे में बिना मतलब कि काउंटिंग के हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है जिससे हम पॉजिटिव डिवाइजर निकाल पाए 12 के। तो जैसे मैंने 12 को उठाया एक बार, तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास आएगी 2 की पावर 2 इंटू 3। अब मुझे पॉजिटिव डिवाइजर काउंट करना है, तो सबसे पहले अगर मैं कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर लेती हूँ तो क्या उसकी
उसकी मतलब फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 3 के अलावा कोई और प्राइम आ सकता है? हम इसके नो डिवाइजर्स मैम। काउंट कर रहे हैं प्रॉपर वे से, जिससे आप एक फॉर्मूला डिराइव कर पाओ। मतलब कि यहाँ पे तो जस्ट एक एग्जांपल से कर रहे हैं, देन इसी चीज़ को जनरलाइज अभी करेंगे। तो मैं ये पूछ रही हूँ, क्या इसके किसी डिवाइजर के 12 के किसी डिवाइजर में 2 एंड 3 के अलावा कोई और प्राइम आ सकता है? नो मैम। नो मैम। रीजन क्या होगा? मैम इसके जो हमने ऊपर डिवाइजर्स लिखे हैं उनमें से द ओनली प्राइम आर 2 एंड 3। वो तो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब वो तो हम लिख के बता पा रहे हैं, बिना लिखे बता पाओगे कि इन जनरल अगर लेट से मैंने कोई नंबर लिखा n जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 पावर n1 एंड p2 पावर n2, p1 और p2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। तो अब n की प्राइम फैक्टराइजेशन, n के किसी डिवाइजर में p1 एंड p2 के अलावा कोई और प्राइम आ सकता है? नो मैम। उसका रीजन क्या होगा? मैम उसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ मतलब नहीं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि लेट से मैंने हाँ। एक डिवाइजर लिया n का, 12 का मैंने एक डिवाइजर लिया a जो है वो एक डिवाइजर है 12 का, एंड आपको पता है कि मैं ये पूछ रही हूँ कि लेट से a की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 3 के अलावा कोई और प्राइम आ सकता है। मतलब मान लिया कि 5 आ रहा है, तो इट मीन्स दैट 5 जो है वो डिवाइड करेगा a को, 5 डिवाइड कर रहा है a को, a क्योंकि डिवाइजर है 12 का तो a डिवाइड कर रहा है 12 को। इट मीन्स तो दैट बाय ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी से हम कह सकते हैं कि 5 डिवाइड करेगा 12 को। नॉट पॉसिबल। हाँ एक सेकेंड, इसी लेट से जनरल मैं बोल रही हूँ, एन मैंने ये नंबर लिया, मैं कह रही हूँ कि एन के डिवाइजर के कोई भी डिवाइजर उठाया, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में p1 एंड p2 के अलावा कोई और प्राइम नहीं आएगा। मैंने मान लिया a मैं एक डिवाइजर ले रही हूँ n का, और मैंने मान लिया कि इन दोनों के अलावा कोई और प्राइम इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब p3 जो है वो डिवाइड कर रहा है a को। a क्योंकि डिवाइजर है n का, इट मीन्स दैट a डिवाइड कर रहा है n को। तो इन दोनों चीज़ों से क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिविटी से मैं कह सकती हूँ p3 डिवाइड्स a एंड a डिवाइड्स n, इट मीन्स दैट p3 डिवाइड्स n। तो n की प्राइम फैक्टराइजेशन में तो सिर्फ p1 एंड p2 ही प्राइम्स है, मतलब n को डिवाइड करने वाले प्राइम्स तो सिर्फ आपके पास p1 और p2 हैं, तो यहाँ से हमारे पास कंट्राडिक्शन आ रही है। तो इतना हम कह सकते हैं कि किसी भी डिवाइजर, कोई भी डिवाइजर आप उठा रहे हो, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में इन दोनों प्राइम्स के अलावा कोई और प्राइम नहीं आ सकता। ओके, देन उसके बाद अगर हम देखें क्या उसकी फैक्टराइजेशन में मतलब p1 पावर n+1 आ सकता है, मतलब किसी डिवाइजर की प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर यहाँ पे n1 है, क्या यहाँ पे पावर n1+1 हो सकती है? यस मैम। नो मैम। कैसे हो सकती है? जैसे ये 2 की पावर 2 था, जैसे 12 की हमने फैक्टराइजेशन की 2 की पावर प्राइम, ये प्राइम है ना 2, और इसकी पावर 2 है, मीन्स ये n की पावर n+1 में लिखा गया है। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे कि अगर आपने 12 का कोई डिवाइजर लिया a, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कभी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कभी 3 हो सकता है? यस मैम। कोई एग्जांपल दे सकते हो जिसमें ऐसा हो रहा है, या फिर मतलब कैसे आप एनालाइज कर रहे हो कि हो सकता है? ये चीज़ नहीं पॉसिबल। हाँ क्योंकि इसमें जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं तो उसमें वो मैक्सिमम ही पावर होती है ऑलरेडी। हाँ मतलब वो क्योंकि मतलब वो n के लिए है, अब n का डिवाइजर है तो डेफिनेटली उसकी प्राइम मतलब n से छोटा है और डिवाइड कर रहा है, n को डिवाइड कर रहा है वो नंबर, तो डेफिनेटली उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे इधर p1 पावर n1 है, p2 पावर n2 है, एक नंबर लिया आपने जो इसको डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, मतलब पूरा पूरा करने का मतलब क्या, आपको इंटीजर मिल रहा है फाइनली। तो यहाँ पे कैसे आपके पास n1+1 हो सकता है? मान लिया कि मैंने n1+1 हुआ, तो आपके पास तो नंबर इस टाइप से आ जाएगा ना, p2 पावर n2 p1, और ये p1 इससे कभी कैंसिल होगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों तो डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, तो इट मीन्स दैट आपके पास इंटीजर आंसर आएगा ही नहीं। तो डेफिनेटली जो नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में p1 एंड p2 के अलावा कोई और प्राइम नहीं हो सकता,
एंड उनकी पावर जो है P1 और P2 की जो पावर है वो N1 और N2 से बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा छोटी होगी, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। बस इसी चीज़ को हमें, इन दो चीज़ों को हमें देखना था। इससे मैं लिख सकती हूँ कि इसके डिवाइजर क्या क्या आएंगे। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे पावर 2 है तो मैंने एक बार पावर 0 से स्टार्ट किया और इधर भी मैंने 0 से स्टार्ट किया। देन इसको मैंने 2 पावर 0 ही रखा और इधर मैंने पावर बढ़ाई 8। अब 2 आप कर नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 1 तक जा रहे हैं। मैं जस्ट इसके डिवाइजर्स लिख रही हूँ 12 के एक प्रॉपर वे में, जिससे हम सिमेट्री को ऑब्जर्व कर पाए। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे, अब और पॉसिबिलिटी आपके पास बची नहीं तो इधर मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 2 पावर 1 किया। अब इधर हम मैं क्या रख सकती हूँ, या तो 3 पावर 0 रख सकती हूँ या फिर 3 पावर 1 रख सकती हूँ, तो 2 आपके पास आए। देन इधर मैं 2 पावर 2 रख सकती हूँ और इधर मैंने 3 पावर 0 रखा, फिर इधर मैंने 2 पावर 2 एज इट इज़ रहने दिया और मैं इधर 3 पावर 1 रख सकती हूँ। देन ना तो मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा सकती हूँ और ना ही मैं इस चीज़ को बढ़ा सकती हूँ। तो इट मीन्स दैट हमने सारे के सारे डिवाइजर्स लिख लिए हैं। ये आपके पास 1 आया, ये आपके पास 3 आया, ये आपके पास 2 आया, ये 6 है, ये 4 है एंड ये हमारे पास 12 आ जा रहा है। ओके, इसी चीज़ को अगर इन जनरल हम 2 प्राइम्स के लिए करें, मतलब n अगर नंबर है आपके पास इस टाइप से P1 पावर N1, P2 पावर N2, तब हमें देखना है कि n के पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने होंगे। P1 एंड P2 जो है वो डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। देन इसी चीज़ को देख के इन जनरल भी कर लेंगे। सबसे पहला डिवाइजर आप कैसे लिखोगे इसका? P1 की पावर 0 एंड और P2 की पावर 0। 1 तो सभी का डिवाइजर होता है। ये सबसे पहले जो नंबर आया वो आपके पास 1 आया। 1। देन इसके बाद P1 की पावर 0, P2 की पावर 1। इसको मैं 0 तब तक रखूंगी, मतलब 0 तब तक रखो जब तक आप इधर चेंज कर पा रहे हो। यहाँ तक मतलब P1 पावर 0 लास्ट में आएगा और यहाँ पे P2 P2 की पावर पावर तक ले जा सकते हो। N2। हाँ, N2 और तक ये अब कितने नंबर्स आपके पास आ रहे हैं? N2 नंबर्स आ गए। नहीं, ये टोटल N2 प्लस 1 आ गए। हाँ, क्योंकि 0 से N2 तक जा रहे हैं, 1 से N2 तो नहीं जा रहे। 0 से लेके N तक कितने नंबर्स हुए? N प्लस 1 हुए, तो ये आपके पास N2 प्लस 1 डिवाइजर आ चुके हैं। बट अभी खत्म नहीं हुए हैं हमारे पास, आगे चलता जा रहा है। मैंने इसको P1 पावर 0 रखा, तब आपके पास N2 प्लस 1 आ रहे हैं। सिमिलर वे में अब मैं P1 पावर 1 रख सकती हूँ। देन इधर आप अगेन पहले P2 पावर 0, देन P1 पावर 1 ही मैंने इसको रहने दिया और इसको मैं चेंज करती रही, P2 पावर 1 एंड सो ऑन। P1 पावर 1 ही रखा और इसको मैं चेंज करती रही, अप टू N2 तक जा सकते हैं। तो अगेन आपके पास ये कितने आ रहे हैं? N2 प्लस 1 आ रहे हैं। लास्ट में P1 की पावर हम मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? N1। N1. इधर मैं जाती जाऊंगी P1 की पावर 0 की, P1 की पावर 1 की, देन अप टू आप P1 की पावर N1 कर सकते हो। और इधर P2 पावर 0 रखा सबसे पहले, देन P1 पावर N1, P2 पावर 1 एंड सो ऑन। इसको मैंने P1 पावर N1 रखा और P2 पावर N2 तक हम मैक्सिमम जा सकते हैं। तो ये भी आपके पास कितने आए? N2 प्लस 1 आए। अब ये N2 प्लस 1 है, ये N2 प्लस 1 है, ये N2 प्लस 1 है। ये N2 प्लस 1 कितने टाइम्स आ रहा है आपके पास? N1 plus 1. N1 प्लस 1 टाइम्स। क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है पावर, देन इसके बाद ये 1 पावर के लिए काउंट किया जा रहा है, ये देन ये इसके बाद N1 पावर के लिए काउंट किया जा रहा है। तो ये कितनी बार आपके पास रिपीट हो रहा है? N1 प्लस 1 टाइम्स हो रहा है। तो इट मीन्स दैट हमारे पास डिवाइजर कितने आएंगे? N2 प्लस 1, N2 प्लस 1 एंड सो ऑन, N2 प्लस 1। और ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा था? N1 प्लस 1 टाइम्स रिपीट हो रहा था। N1 प्लस 1 टाइम्स हो रहा था, इट मीन्स दैट ये क्या आ जाएगा? N1 प्लस 1 इंटू N2 प्लस 1। तो अगर कोई नंबर P1 पार N1 इंटू P2 पार N2 की फॉर्म में है, P1 एंड P2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स लिए जा रहे हैं, मतलब ये N की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी गई है, तब आपके पास डिवाइजर्स कितने आएंगे? पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात हो रही है। हम क्या कर रहे हैं? पावर्स में 1 1 ऐड करते जा रहे हैं और देन आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसी चीज़ को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर आपके पास n एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है P1 पावर N1, P2 पावर N2 एंड सो ऑन अप टू Pk पावर Nk, देन आपके पास क्या होगा?
इसको डिवाइजर में लिखूंगी, यहाँ पे P1 पार 0 रखूंगी, यहाँ भी P2 पार 0, यहाँ PT -1 पार 0, और इस PT को सबसे पहले आप चेंज करते जाओगे, देन सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो इस सेकंड वाले को आप PT -1 पार 1 करोगे। तो इस तरह से जब आप लिखोगे तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास कितने डिवाइजर्स आएंगे, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, पावर्स में 1 1 ऐड करते जा रहे हैं, n1 + 1 n2 + 1 एंड सो ऑन अप टू nk + 1। तो यहाँ पे इन जनरल मैं फॉर्मूला लिख सकती हूँ कि लेट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेट से ऐसे लिखते हैं कि n जो है वो आपके पास 1 से बड़ा है और एक इंटीजर है विद इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन n equal to P1 पार n1, P2 पार n2 एंड सो ऑन अप टू Pk पार nk। मैंने लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये अंडरस्टूड है कि आपके पास ये जो प्राइम्स है वो डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, मेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन हम कह रहे हैं द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n इज इक्वल टू, इसको डिनोट आप करते हो टाउ n से, एंड ये हमारे पास कितने निकल के आ रहे हैं n1 + 1, हर पावर में 1 हम ऐड करते जा रहे हैं, n1 + 1 n2 + 1 एंड सो ऑन nk + 1। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल अगर हमने किया, मैंने लिया 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास होगी 2 3 × 6 6 10 × 60, तो ये 2 एक बार और आ जाएगा, 5 एक बार और आ जाएगा यहाँ पे। तो टाउ 60 मुझे देखना है, इट मीन्स दैट हम पॉजिटिव डिवाइजर्स देख रहे हैं 60 के, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ये आपके पास 2 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1 दैट इज 3 × 2 × 2 विच इज 6 × 2 दैट इज 12। तो इस तरह से हम पॉजिटिव डिवाइजर निकाल पाए एक नंबर से। अब मान लिया कि आपसे यहीं पे टोटल डिवाइजर्स पूछे जाए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आप साथ में इंक्लूड कर रहे हो, तो कितना आएगा? डबल कर देंगे। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि अगर a डिवाइड कर रहे हैं n को तो -a डिवाइड करेगा n को, ये इफ एंड ओनली कंडीशन है। a डिवाइड कर रहा है n को तो -a डिवाइड कर रहा है n को, एंड -a डिवाइड कर रहा है n को तो a डिवाइड कर रहा है n को, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इट मीन्स दैट अगर x डिवाइजर होगा तो -x भी डिवाइजर होगा, एंड अगर जैसे कि 2 डिवाइजर है तो -2 भी है, एंड -2 है तो 2 भी है। तो जस्ट हम क्या कर देंगे, इनके डबल कर देंगे, तो आपके पास नेगेटिव वाले भी क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, देन हमने अभी तक ये नहीं देखा कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब आपको पता हो दो नंबर्स की, तो हम GCD या फिर LCM कैसे निकाल सकते हैं। कि लेट से n आपने एक नंबर लिया, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट से मैंने एक नंबर लिया 8 और दूसरा नंबर लिया मैंने 10, इन दोनों का LCM देखना है एंड GCD देखना है, मतलब जब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता हो तब हमें देखना है कि क्या क्या आएगा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, थोड़ा सा नंबर बढ़ा लेते हैं, मैंने इसको 24 कर दिया और इसको मैंने 30 33 × 90 कर दिया। तो ये आपके पास 2 की पावर 3 × 3 आएगा, ये 3 की पावर 2 9 10 2 × 5, ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 5 को इन्वॉल्व करने के लिए इधर 5 पार 0 जस्ट मैंने लिख दिया, ताकि 5 यहाँ पे अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में दिख रहा है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी दिख रहे, मतलब जो प्राइम्स यहाँ दिख रहे हैं वो प्राइम्स यहाँ भी दिखने चाहिए। हम एक बार के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, तो अगर नहीं है तो जस्ट आप a पावर 0 लिख दो, क्योंकि हमें पता है a पावर 0 जो है वो 1 होता है। देन हम कह रहे हैं कि LCM जो होगा 24 एंड 90 का, वो आप कैसे निकालोगे। 2 की पावर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 है यहाँ 1 है, इनकी पावर मैक्सिमम लेते जा रहे हैं, 3 और 1 में से मैक्सिमम 3 आएगा। देन 3 की पावर यहाँ 1 है यहाँ 2 है, मैक्सिमम कितना है 2, तो 2 आएगा। देन 5 की पावर यहाँ 0 है यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम कितना आएगा 1 आएगा। तो ये आपके पास LCM होगा। एंड GCD के लिए हम क्या काम कर रहे हैं
कि मिनिमम लेते जा रहे हैं। 3 और 1 में से पावर देखी, 3 और 1 है, मिनिमम टर्म से 1 तो 1 आया, 3 पार 1 एंड 2 मिनिमम टर्म से 1 तो 1 आया, 5 पार 0 एंड 1 मिनिमम टर्म से 0 तो 0 है। तो अब आप वेरीफाई कर सकते हो कि इनका जो GCD है वो यही आने वाला है, 6 ही आने वाला है, और जो LCM है वो आपके पास यही आने वाला है, 8 5 सा 40, 49 सा 360, ये आपके पास आएगा। ओके, इस चीज़ को हम अब लिखते हैं कि लेट्स से आपके पास दो नंबर्स हैं N1 और N2, जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये लिखी गई है P1 पार N1, P2 पार N2 एंड सो ऑन अप टू Pk पार Nk। अब मुझे चाहिए कि N2 की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी यही प्राइम्स आए, तो अगर नहीं होंगे वो प्राइम्स तो जस्ट आप उसकी पावर 0 ले लोगे। तो यहाँ पे Ni's जो है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब इस लिस्ट से वेरी कर रहे हैं 0 1 2 एंड सो ऑन, क्योंकि हम अगर नहीं हैं तो उसको इंक्लूड कर रहे हैं ताकि सेम प्राइम्स अपीयर हो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देन N2 की प्राइम फैक्टराइजेशन लेट से है P1 पार N1 डैश, P2 पार N2 डैश एंड सो ऑन अप टू Pk पार Nk डैश। Ni डैश सारे के सारे इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि GCD जो होगा वो क्या होगा, आपके पास आएगा P1 पार मिनिमम हम ले रहे हैं पावर स्टेप N1 N1 डैश, P2 पार मिनिमम ऑफ N2 N2 डैश एंड सो ऑन Pk पार मिनिमम ऑफ। एक बार आपको मैं तो जस्ट लिख रही हूँ, आप सोचो कि GCD इतना ऐसा क्यों आ रहा है एंड LCM मैक्सिमम क्यों आ रहा है। अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देन LCM जो है वो आपके पास ये आने वाला है। क्या रीज़न है कि आप कैसे आप बोल सकते हो, हम फॉर्मल प्रूफ नहीं कर रहे बट जस्ट एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे आप लिख पा रहे हो कि इनका GCD यही आएगा और LCM यही आएगा। मैम GCD जो होता है वो कॉमन डिवाइजर होता है तो इसलिए हो सकता है, और LCM होता है मल्टीपल होता है सभी का। तो ऐसे सोचो, ठीक है, डिवाइजर होते हैं, अभी अभी आपने डिवाइजर्स लिखने सीखे हैं, किसी भी नंबर के डिवाइजर लिखने सीखे हैं। तो डिवाइजर लिखते हुए हमने ये देखा था कि इनके अलावा कोई और प्राइम नहीं आएगा एंड इन मतलब N1 पावर है तो N1 से बड़ी पावर नहीं हो सकती। तो GCD जो है वो N1 का एक डिवाइजर है, तो मैंने लिखा P1 पावर मिनिमम ऑफ N1 एंड N1 डैश। तो इनका मिनिमम क्या होगा, या तो N1 डैश होगा या फिर N1 होगा। तो डेफिनेटली वो N1 या N1 से तो छोटा ही होगा, मतलब कि ये अगर 2 है ये अगर 3 है तो मिनिमम 2 आएगा, तो डेफिनेटली वो 2 या 2 से तो छोटा ही है। मतलब यहाँ पे जो पावर आ रही है वो N1 या N1 से छोटी ही आ रही है, N1 से बड़ी नहीं आ रही। यहाँ पे भी जो पावर आ रही है वो N2 से छोटी या फिर इक्वल ही आ रही है, बड़ी नहीं आ रही। यहाँ पे भी जो पावर है वो N3 से छोटी या इक्वल ही आ रही है, बड़ी नहीं आ रही। तो डेफिनेटली जैसे हमने डिवाइजर लिखे थे तो ये आपके पास आप देख सकते हो क्लियरली ये डिवाइजर होगा N1 का। सेम चीज़ ये है कि ये डिवाइजर है N2 का भी, तो ये N1 का भी डिवाइजर है, N2 का भी डिवाइजर है। अब हमें देखना है क्या सबसे बड़ा डिवाइजर है, मतलब कि क्या ये सबसे बड़ा डिवाइजर है N1 एंड N2 का। ये एक डिवाइजर है N1 का भी और N2 का भी, मतलब कॉमन डिवाइजर है N1 एंड N2 का। देखना है इसके बाद कि सबसे बड़ा है या नहीं। तो क्या आप इस डिवाइजर को इससे बड़ा कर सकते हो, मतलब क्या इस कोई डिवाइजर इससे बड़ा आ जाएगा। बड़ा आने का क्या मतलब है कि इनमें से कोई पावर जो है वो आपके पास इनसे बड़ी आ जाए। लेट्स से मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, अगर 1 ऐड कर दिया तो आपके पास क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या वो N1 और N2 का डिवाइजर रहेगा। नो मैम वो डिवाइजर नहीं रहेगा, रहेगा। हट जाएगा। जैसे कि ये 2 था, इसको मैंने लिया 4, मिनिमम आपके पास आया 2, अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो यहाँ पे 3 बन गया, तो इसकी पावर जो है वो इससे बड़ी होगी। मतलब कि अगर आप 1 ऐड कर दे रहे हो
तो वो या तो n1 से बड़ी हो जाएगी या फिर n2 से बड़ी हो जाएगी। इट मीन्स दैट हम यहाँ पे कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, मतलब इस डिवाइज़र को हम इससे बड़ा नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये सबसे बड़ा डिवाइज़र है n1 एंड n2 का। सेम चीज़ LCM के लिए, ये सबसे छोटा मल्टीपल है, सबसे छोटा पॉजिटिव मल्टीपल है n1 एंड n2 का। ओके, देन इसके बाद इसी से रिलेटेड अगर मैंने लेट से n1 एंड n2 आपके पास दो इंटीजर्स हैं, तो n1 इंटू n2 किसके बराबर होगा? यहीं से इन चार चीज़ों से ऑब्जर्व करो आप कि n1 इंटू n2 जो है वो आपके पास किसके बराबर आएगा? Product of GCD and LCM. ये आएगा आपके पास GCD ऑफ n1 एंड n2 इंटू LCM ऑफ n1 एंड n2। पहली चीज़ कि आप ये देख पा रहे हो कि राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा। बट ये इंटीजर्स है तो हो सकता है कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो नेगेटिव आए, तो यहाँ पे आपके पास मोड जो है वो इंक्लूड होगा ताकि ये भी पॉजिटिव बन जाए। सेकेंड चीज़, क्यों आपके पास ये आ रहा है? मैंने देखा इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे चाहिए कि वो n1 और n2 आए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो पहला p1 की टर्म यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या होगी? ऐड होगी। तो p1 की पावर ऐसे आएगा, मिनिमम ऑफ n1 एंड n1 डैश प्लस मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n1 डैश। तो अगर मिनिमम n1 है तो मैक्सिमम क्या होगा? n1 डैश होगा। मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे n1, यहाँ पे n1, यहाँ पे n1, यहाँ पे n1 सब सेम हो गया। अगर बराबर नहीं है तो एक अगर मिनिमम है तो दूसरा मैक्सिमम होगा, तो ओवरऑल आएगा तो इसमें n1 प्लस n1 डैश ही, एंड n1 इंटू n2 में भी क्या आ रहा है? पावर में n1 प्लस n1 डैश ही आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं, यहीं से हम देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो आपके पास क्या होने वाला है? ट्रू होने वाला है। तो n1 इंटू n2 जो करते हो अगर आप, तो वो GCD इंटू LCM के बराबर होता है। मैम इसको हम इसको दो से ज्यादा इंटीजर्स के लिए भी कर सकते हैं। दो से ज़्यादा n1 numbers। n2, जैसे n1 n2 n3 ले लें। हाँ, सेम चीज़ आप कर सकते हो। अगर आपके पास मतलब दो से ज़्यादा नंबर्स हैं तो यहाँ पे मिनिमम उन सभी नंबर्स का आ जाएगा, n1 डैश, n1 डबल डैश, इस टाइप से। ओके यही चीज़ आप हमने सारा काम अभी तक दो के लिए किया है। आपको अगर फर्दर जाना है तो आप सेम चीज़ें जो हमने दो के लिए किया उसी चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हो इन जनरल भी, अगर आपके पास n नंबर्स हैं, उनका GCD या फिर उनका LCM आप निकाल रहे हो। ओके, देन हमें देखना है ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक या ऑपरेशन जो है वो आपके पास क्या होता है। ये लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं नंबर थियरी का, कल से ग्रुप थियरी स्टार्ट हो जाएगा। कि a मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं, a मेरे पास कोई इंटीजर है और n लेट से आपके पास कोई नेचुरल नंबर है, तो इसको मुझे डिफाइन करना है कि a मोड n का मीनिंग क्या है। इस नोटेशन को डिफाइन करना है। तो इसका मीनिंग क्या है? जस्ट जब आप a को n से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? फॉर एग्जांपल 5 मोड 2 मैंने देखना है, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको पता है 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी? 1 होगी। तो ये किसके बराबर है? रिमाइंडर when a is divided by n। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख लिया एक और 21 मोड, लेट से मुझे 6 देखना है, 6 3 सा 18, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? 3 आएगा। तो इट मीन्स दैट इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। ओके, इसी से रिलेटेड जस्ट हम दो प्रॉपर्टीज कर रहे हैं बिना प्रूफ। फर्स्ट वन इज कि a और b दो इंटीजर्स हैं और n कोई नेचुरल नंबर है, तो a प्लस बी मोड n जो है वो बराबर होगा किसके? a और b पे पहले आप अलग अलग से मोड अप्लाई कर रहे हो, देन होल मोड है। इन दो प्रॉपर्टीज़ को आप जो ग्रुप्स हमारे पास होते हैं Zn एंड Un, इसमें फ्रिक्वेंटली आप यूज़ करते होंगे, मे बी आपको पता भी नहीं है होगा कि आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, बट इन दो ऑपरेशंस को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब बिना सोचे समझे कि यूज़ हो रहा है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी मोड n इसके बराबर है। देन प्रोडक्ट में भी सेम चीज़ है, a इंटू बी मोड है।
ये Zn ग्रुप के लिए टर्म आएगी, ये Un ग्रुप के लिए टर्म आएगी। A mod n, B mod n, होल mod n। ठीक, जैसे कि मान लिया आपको निकालना है, मैंने नंबर्स लिखे 22 इंटू 8 मोड 7, ये हमें देखना है। तो पहले आप मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से डिवाइड करते रिमाइंडर देखो, या फिर हम क्या करें 22 मोड 7 देखा, 22 मोड 7 रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा तो 1 आया। 8 मोड 7 देखा, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। देन इसका मोड 7 1 इंटू 1 1 मोड 7 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो इट मीन्स दैट आपका आंसर, हम इजिली इस प्रॉपर्टी से देख पा रहे हैं कि आंसर क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। और अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं से रिलेटेड। सबसे पहले क्या आपने लास्ट जो रिजल्ट हमने एक क्वेश्चन किया था इसको देखा है कि अगर GCD ऑफ A एंड B 1 है तो GCD ऑफ A पार n एंड B पार n भी 1 होगा। क्या ये किसने ट्राई किया है? मैम हाँ, मैम ये जो पेपर हमने किया है, ये लास्ट पे जो लगाते हैं, अगर ये ना लगाएं तब ये ट्रू हो जाएगा। अगर ना क्या ना करें मैम ये जो प्रॉपर्टी 1 हमने पढ़ी है, इसमें A मोड n प्लस B मोड n इतना तक कर दें ठीक हो जाएगा। ये पे क्यों करते हैं हम मोड n, लास्ट पे दोबारा मोड क्यों लेते हैं हम? अगर आप ये नहीं करोगे, ऐसे सोचो जैसे कि मान लिया ये नंबर A प्लस बी मोड n क्या डिनोट कर रहा है, जब आप इस नंबर को n से डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर डिनोट कर रहा है, तो रिमाइंडर तो डेफिनेटली इस नंबर से छोटा ही आएगा। मतलब ये वैल्यू ओवरऑल हम देख पा रहे हैं n से छोटी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर आने वाली है जस्ट बाय दिस डेफिनेशन। और अगर आप इस मोड n को हटा देते हो तो ये आपके पास n से बड़ी हो सकती है, मतलब ये ओवरऑल n से छोटी आएगी, ये भी n से छोटी आएगी, बट एडिशन तो n से बड़ा आ सकता है ना। जैसे कि मैंने लिया 7 प्लस 3 मोड 2 ले लिया। राइट साइड अगर हम देखेंगे इस केस में मैंने इसको देखा और इसको देखा, हमें देखना है ये दोनों चीज़ें इक्वल आएगी या नहीं आएगी। 7 मोड 2 प्लस 2 मोड 2, 7 प्लस 3 10, 10 मोड 2, 10 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 0। 7 मोड 2 0 1 आया, 2 मोड 2 3 मोड 2 3 है, ये 3 मोड 2 कितना आया 1 आया, तो 1 प्लस 1 2 आ गया ना। तो ये आपके पास इक्वल नहीं आए, मतलब क्यों मोड n लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। इसी तरह से सोच सकते हो कि ये चीज़ तो हमेशा n से छोटी है, बट ये वाली चीज़ अगर आप मोड n नहीं लगाते तो n से बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये तो n से छोटी है, ये भी n से छोटी है, बट दो नंबर का एडिशन करने पे फिर तो आपके पास वो n से बड़ा आ सकता है ना। तो इस वजह से आपको यहाँ पे मोड n अप्लाई करना पड़ेगा। ओके मैम। देन क्या इस रिजल्ट को आपने प्रूव किया है, ट्राई किया है? हमने इतना प्रूव कर दिया था कि a स्क्वायर एंड b का GCD 1 होगा, आपको इन जनरल प्रूव करना था। क्या किसी के पास कोई आइडिया है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं इसको अभी? मैम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। a और b के प्राइम फैक्टराइजेशन लेट्स से आपने ली p1 पार n1, p2 पार n2 एंड सो ऑन pk पार nk। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से लिखूँ मैं पहले? मतलब ठीक है लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हो जाएगी, सारी चीज़ें यहीं से मुझे भी दिख पा रही है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूँ कैसे, बट एक बार यही प्राइम्स लिखूँ या फिर कुछ और लिखूँ? अलग ही मैम लिखने Q1 पड़ेंगे। Q हाँ, मतलब जैसे ऐसे सोचो इनका GCD 1 है, तो अगर इसकी A की प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई प्राइम आ रहा है तो डेफिनेटली वो B की प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आ गया तो P तो एक डिवाइजर हो ही जाएगा। इट मीन्स दैट GCD जो है वो आपके पास P या P से बड़ा आने वाला है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर ये प्राइम्स आ रहे हैं तो हम ये कह पा रहे हैं अगर GCD 1 है तो B की प्राइम फैक्टराइजेशन में ये प्राइम्स नहीं आएंगे। मतलब कि अगर आपने एक बार के लिए 0 वाला केस इंक्लूड भी कर दिया और मैंने ऐसे लिख दिया P1 पार N1 डैश, P2 पार N2 डैश एंड Pk पार Nk डैश, ठीक है। अब अगर आप GCD देखोगे तो अभी अभी हमने देखा था कि GCD जो है वो इनका क्या होगा, P1 पार मिनिमम ऑफ N1 एंड N1 डैश, P2 पार
minimum of n2 and n2 dash and so on pk par minimum of nk and nk dash। क्योंकि GCD 1 है इट मीन्स दैट ये आपके पास क्या है 1 के बराबर है, तो ये 1 के बराबर कब होगा ये नंबर जो है वो 1 के बराबर क्या होगा, क्या कंडीशन आपके पास आएगी? जब वो ये सारी पावर 0 के इक्वल हो जाएंगी। ये सारी पावर्स जो है वो 0 के बराबर है। पावर 0 के बराबर होने का मतलब क्या है कि मिनिमम n1 और n1 डैश का 0 आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि या तो n1 0 है या फिर n1 डैश 0 है। यहाँ पे भी या तो n2 0 है या फिर n2 डैश 0 है। सेम चीज़ यहाँ पे भी या तो nk 0 है या फिर nk डैश 0 है। तो हम ये कह पा रहे हैं कि इनमें से कोई एक 0 है, ठीक है। अब a पार n और b पार m का देखना है, तो a पार n आपके पास ये आएगा p1 पार n1n, p2 पार n2n। इधर मैं लिख देती हूँ, इट इम्प्लाइज मिनिमम ऑफ ni कोमा ni डैश इज 0 फॉर एवरी r। और ये आपके पास आया pk पार nk इंटू n, b पार क्या लिखा m लिखा, और यहाँ पे आ जाएगा p1 पार n1 डैश m, p2 पार n2 डैश m एंड सो ऑन pk पार nk डैश m। इनका GCD हमें देखना है, तो GCD आपके पास क्या आएगा p1 पार मिनिमम ऑफ n1 n कोमा n1 डैश m, p2 पार minimum of n2n and n2 dash m and so on up to pk par minimum of nkn and nk dash m। तो हमें ये पता था कि या तो ni 0 है या फिर ni डैश 0 है, मतलब या तो n1 0 है या फिर n1 डैश 0 है, या तो n2 0 है या फिर n2 डैश 0 है। तो इनमें से या तो n1 0 है या फिर n1 डैश 0 है। अगर ये 0 n1 0 हुआ तो ये नंबर 0 हो जाएगा, और अगर n1 डैश 0 हुआ तो ये नंबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में से एक तो 0 ही होगा, तो इट मीन्स दैट मिनिमम आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। देन सेम चीज़ यहाँ पे भी मिनिमम क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पे भी मिनिमम क्या आएगा 0 आएगा। तो इनका GCD आपके पास क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि इनका GCD जो होगा वो 1 होगा। देन आपके पास आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी ट्राई कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी ट्राई कर सकते हो। ओके, हमने एक मेथड यहाँ पे कर दिया। देन कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैम हाँ क्या बोल रहे हो? मैम जैसे GCD ऑफ A और B का 1 है, हाँ तो GCD ऑफ A की पावर n, B की पावर m जो आपने लिया है वो भी 1 है। इसी तरह अगर हम LCM ऑफ GCD ऑफ LCM ऑफ A B अगर हम m लेते तो उनकी पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर LCM के लिए। नहीं, LCM ऑफ A एंड B आप क्या ले रहे हो पहले? A ऑफ B m ले लेते हैं मैम। हाँ ठीक है, देन किसका LCM हम देखना चाह रहे हैं? A की पावर हम इंक्रीज करें कुछ, लेट्स से 2 किया, यहाँ पे 3 किया। इन जनरल लेट्स से यहाँ पे m1 किया और यहाँ पे m2 किया, तब हमें देखना है। तब हमारा LCM में मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर। सबसे पहले तो GCD में भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये ऐसा कुछ हुआ है, ये इन पर्टिकुलर 1 के लिए ही ट्रू हुआ है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे t लिखती हूँ तो ऐसा नहीं है कि t की पावर n या फिर t की पावर m कुछ आने वाला है। सेम चीज़ यहाँ पे है, आप कहना चाह रहे हो कि ये क्या होगा m की पावर क्या Yes, m या ma'am. फिर m की कुछ पावर, मतलब आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या कह रही है कि इनका LCM क्या होएगा? यस मैम, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर m1 या इज क्या क्या होगा ये डाउट है। अब आप इजली एक काउंटर एग्जांपल हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैंने कोई भी नंबर लिए 4 और मैंने नंबर ले लिया 6, इनका LCM आएगा आपके पास 12, 4 3 12 6 2 12। देन
4 की पावर मैंने यहाँ 2 कर दी और 6 की पावर मैंने यहाँ पे 2 कर दी, तो यहाँ पे 4 4 और 6 6 16 मतलब कि 6 6, तो 4 आएगा और 3 यहाँ से रह गया, 3 यहाँ से रह गया, तो एक 3 3 भी आएगा। 4 3 ज़ा 12 12 12 144, इनका आएगा एलसीएम 144। इस साइड को अगर मैं देखूँ, m थी आपकी 12, m1 था 2, m2 था 2, तो ये 12 की पावर 4 आ रही है, मतलब 144 की पावर 2 आ रही है, तो ये चीज़ें सेम नहीं आ रही ना। मतलब मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एग्जांपल मेरे मतलब इन कोई भी एग्जांपल मैंने बिल्कुल रैंडम नंबर्स उठाए, जो सबसे पहले मैंने सोचा 4 और 6 को सोचा, आर्बिट्री m1 m2 को लिया, उसी के लिए मतलब उसी के लिए रिजल्ट जो है वो आपके पास फॉल्स आ जा रहा है, तो इट मीन्स दैट ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। इवन जीसीडी के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर टेस्ट जब जीसीडी 1 आ रहा है तब आप कह रहे हो कि ये जीसीडी जो है वो भी 1 होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर टी होगा तो ये यहाँ पे टी की पावर nm आ जाएगा। ओके, यस मैम। देन इस फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स आपको बताना है 1400 तो ये आपको एक बार ए कैलकुलेट आएगा मैम इसका, तो कितना आएगा 24 आएगा। एक बार करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 7 सा 14, 2 3 सा 6, 2 5 सा 10, 2 1 सा 2 7 सा 14, 2 5 सा 10, 5 5 3 सा 15, 5 5 सा 25, 5 7 सा 35, 7 1 सा 7, तो ये आ रहा है 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। हमें पॉजिटिव डिवाइजर निकालने हैं, इट मीन्स दैट टाउ 1400 आपको निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा, पावर्स में 1 1 ऐड करते जाओ और आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देन सेम बी है, इसमें डिवाइजर्स लिखा है, पॉजिटिव नहीं लिखा है, इट मीन्स दैट अब आपके पास क्या हो जाएंगे, डबल सिर्फ 48। हमारे पास डबल हो जा रहा है 2 × 24, क्योंकि नेगेटिव भी यहाँ पे आपके पास आ जा रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सही है या गलत है, गलत है मैम। रीज़न क्या है, मैम मतलब अगर देखें, आपने बोला था एलसीएम लेते हुए जो प्राइम फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, तो फर्स्ट वाले में 4 की पावर 2 है, तो वो आनी चाहिए थी, बट वो एलसीएम में नहीं है। बट ये रीज़न नहीं है इसको फॉल्स या हाँ, ट्रू बोलने का। और एक बात और भी बोल सकते हैं कि मतलब नेगेटिव नंबर्स थे दोनों, तो एलसीएम नेगेटिव ही आना चाहिए। नहीं, एलसीएम तो हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए। हमने ये रिजल्ट भी किया था कि ओ एलसीएम मैम, हाँ फर्स्ट जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही नहीं है, 4 इज नॉट अ प्राइम। हाँ, ये इसको सबसे ज़्यादा ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी थी बस। पहली चीज़ ठीक कि है। एलसीएम ऑफ -a एंड -b इक्वल होता है एलसीएम ऑफ a एंड b के, तो मैं लेफ्ट साइड को लिख सकती हूँ, ये एलसीएम ऑफ 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 8 इंटू 4 पावर 2 एंड 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 9। अब ये नंबर तो अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन में है, बट ये नंबर अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 अपीयर हो रहा है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो आप इस नंबर को भी अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखोगे, तो ये 2 की पावर 2 आएगा, और उसकी भी पावर 2 है, तो ये 2 की पावर 4 आएगा, ये 2 पावर 4 इस 2 पावर 2 से कंबाइन होगा, तो आपके पास 2 पावर 6 आएगा इंटू 3 पावर 8, और यहाँ पे है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 9। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि हम क्या करेंगे, 2 की पावर मैक्सिमम ऑफ 6 एंड 3 विच इज 6, 3 पावर मैक्सिमम ऑफ 8 एंड 9 विच इज 9, तो आपके पास आंसर आना चाहिए था 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 9, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। जीसीडी के लिए भी आपने सेम नंबर लिया है, तो जीसीडी क्या आना चाहिए था, 2 पावर मिनिमम ऑफ 6 एंड 3 3, 3 पावर मिनिमम ऑफ 8 एंड 9 विच इज 8, तो 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 8 आना चाहिए था, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
देन सी ऑप्शन में जस्ट मैंने इस नेगेटिव फर्स्ट वाले नेगेटिव को एक्सक्लूड कर दिया, तो डेफिनेटली ये हमें पता है कि एलसीएम ऑफ माइनस ए माइनस बी इक्वल होता है एलसीएम ऑफ ए एंड माइनस बी के। नेगेटिव को हटाओ लगाओ, आपके पास एलसीएम में कोई चेंजेस नहीं आते, तो सी ऑप्शन सही हुआ। जीसीडी में भी नेगेटिव को हटाने से ठीक कोई होगा। चेंजेस नहीं आते, तो डी ऑप्शन सही हुआ। तो डी मैम बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, बी ऑप्शन रॉन्ग। सॉरी 2 पावर 3 है, यहाँ 2 पावर 2 लिखा है, मैंने गलत टाइप किया, तो बी ऑप्शन रखा है। देन लास्ट पे जाते हैं, फोर्थ से पहले फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में हमें इसकी वैल्यू देखनी है, तो या तो डायरेक्टली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते रिमाइंडर देख लो कि क्या आ रहा है 15 से डिवाइड करने के बाद, या फिर मैं प्रॉपर्टी से ये लिख सकती हूँ 16 mod 15 इंटू 32 mod 15 होल mod 15। ऑप्शन बी 16 को 15 2 आ से जाए। डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर, ये 2 रिमाइंडर और mod 15 2 mod 15 क्या होगा 2 होगा, 2 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो बी सही हुआ, बाकी गलत हुए। देन इस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, ये आपको देखना है। ऑप्शन ए में ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 ट्रू है या नहीं? यस सर, यस मैम। ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट बी ट्रू है। ट्रू है। प्रूफ कैसे करेंगे दोनों के दोनों का, ए का प्रूफ कैसे करेंगे, बी का प्रूफ कैसे करेंगे? ये ट्रू है फर्स्ट, इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है? मैम फर्स्ट वाले में तो जैसे कोई नंबर लेते हैं तो उसमें ए मोड एन लगाने पे उसका रिमाइंडर मिल जाएगा, और जो वो लेस एन से छोटा होगा तो उस पर दोबारा मोड एन लगाएंगे तो वो वही रहेगा। ये हाँ, इसको मैं लिखूं कैसे? अब जो चीज़ आपने बोली है एकदम सही बोली है, बस उसको लिखना है, कैसे लिखें? मैम इसको मैम ए को डिवीजन एल्गोरिथम से लिखते हैं। क्या चीज़? ये नंबर जो है वो हमें ये पता है ए मोड एन, ये है ए को जब एन से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर डिनोट कर रहा है। इट मीन्स दैट इसकी जो रेंज है ए मोड एन की जो रेंज है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है एंड एन से छोटा है, ये आपको पता है। अब आप क्या कर रहे हो, इस नंबर को एन से डिवाइड कर रहे हो और हमें देखना है रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर जैसे कि आपने एन कोई नेचुरल नंबर लिया, कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया मतलब, और मैंने जैसे कि 7 लिया और 8 मैंने दूसरा इंटीजर लिया 2, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर लिया जो 7 से छोटा है। अब जब मैं 2 को 7 से डिवाइड करूंगी तो क्वोशिएंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 2 को जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो क्वोशिएंट क्या आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है? क्वेश्चन इज 3, रिमाइंडर इज 1। क्वोशिएंट 0, रिमाइंडर 2। किसको डिवाइड कर रहे हो मैम? 7 नीचे है 2 ऊपर है, मतलब 2 को 7 से डिवाइड किया जा रहा है। ओके, यस मैम ठीक है। ठीक है, तो ठीक सेम है चीज मैम। यहाँ पे है, ये छोटे नंबर को मैं बड़े नंबर से डिवाइड कर रही हूँ, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रही हूँ, तो ए मोड एन यहाँ है और डिवाइड आप कर रहे हो एन से, तो अब आपके पास ये क्वोशिएंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? क्वेश्चन 0 हो जाएगा। क्वोशिएंट 0 आएगा और रिमाइंडर आपके पास ए मोड एन आएगा। ए याद। ए मोड एन, क्योंकि ये ए मोड एन मतलब कि हमें देखना है क्वोशिएंट, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, एंड ये जो रिमाइंडर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है जो एन से छोटा है, तो डिवीजन एल्गोरिथम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमें पता है यूनिक क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर मिलता है और 8 हमें मिल चुके हैं, 8 हमने ढूंढ लिया है, एक यूनिक क्वोशिएंट और एक यूनिक रिमाइंडर मैंने ढूंढ लिया, तो डेफिनेटली इसके अलावा कोई और मिल नहीं सकता, तो हम कह सकते हैं क्वोशिएंट इस केस में 0 आएगा और रिमाइंडर ए मोड एन आएगा। तो इट मीन्स दैट ए मोड एन को जब मैं ए मोड एन को अगेन मोड एन से डिवाइड कर रही हूँ, ए मोड एन को अगेन एन से डिवाइड कर रही हूँ, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है? ए मोड एन ही आ रहा है, तो इट मीन्स दैट इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास ए मोड एन ही आएगी। तो यहाँ से मैं कह पा रही हूँ स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू हो रही है। देन स्टेटमेंट 2 देखते हैं, स्टेटमेंट 2 ट्रू क्यों है? इसमें आप प्रॉपर्टीज वगैरह यूज कर सकते हो, 2 प्रॉपर्टीज आपको पता है, डेफिनेटली एडिशन की यूज होने वाली है, ये आपको बताना मैम, है। हाँ, स्टेटमेंट 2 को हम स्टेटमेंट ए से प्रूव कर सकते हैं। हाँ, स्टेप 1 आपको पता है कि ट्रू है, तो इसमें आप ये वाली चीज़ यूज कर सकते हो।
तो मैम ए प्लस बी मॉड एन का होल मॉड एन प्लस सी मॉड एन। तो पहला स्टेटमेंट वन को यूज करके हम ऐसे में मिल गया कि ए प्लस बी का मॉड एन हो गया ए प्लस बी का मॉड एन प्लस सी का मॉड एन। तो हम मॉड एन को अंदर ले गए तो ए मॉड एन प्लस बी मॉड एन प्लस सी मॉड एन, और तीनों को हम कंबाइन करके हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी का मॉड एन। ओके, मैंने LHS को उठाया, इसको एक नंबर माना x, इसको दूसरा नंबर माना y। x प्लस वाई मोड एन है। प्रॉपर्टी से हमें पता है कि ये x मोड एन प्लस y मोड एन होल मोड एन होता है, तो उसको मैंने लिखा, ये हो रहा बाय प्रॉपर्टी वन ऑफ मॉड्यूलर एरिथमेटिक, ये हो रहा a प्लस बी मोड एन, ये x से आपका इसका मोड एन हमें करना है, तो यहाँ पे अगेन मोड एन है, प्लस y मोड एन मतलब c मोड एन, देन होल मोड एन, ये होता है आपके पास। अब ये a प्लस बी मोड एन फिर से इस पे मोड एन लगा है, तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट वन को यूज किया जो हम प्रूव कर चुके हैं ट्रू है, तो इससे मैं इसको लिख सकती हूँ a प्लस बी का मोड एन, और इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, देन मोड एन। अब मैंने जो स्टेट प्रॉपर्टी वन किया है हमने, उसमें रिवर्स हम जा रहे हैं, पहले लगाई देन उसके बाद रिवर्स उसी पे जा रहे हैं। इसको मैंने x माना, इसको मैंने y माना, या फिर इसको x1 और xy आपने पहले इन्वॉल्व कर लिया, तो मैंने इसको a प्लस बी को x1 माना है, मोड एन को साथ में इंक्लूड नहीं किया, c को मैंने y1 माना है, तो x1 मोड एन प्लस y1 मोड एन होल मोड एन है, तो रिवर्स अगर आप जाओगे तो ये क्या होगा, x1 प्लस y1 मोड एन होगा, x1 प्लस y1 मोड एन होगा। x1 आपका है किसके बराबर, a प्लस बी के बराबर है, और y1 किसके बराबर है, c के बराबर है, तो ये c आया मोड n। अब ये तो तीन इंटीजर्स हैं, इनको किसी वे में भी ऐड करो मैटर नहीं करता, तो डायरेक्टली मैं इसको a प्लस बी प्लस सी लिख सकती हूँ, और मोड n। यही चीज़ आपकी क्या है, RHS है, तो इट मीन्स दैट ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो स्टेटमेंट वन भी ट्रू है, स्टेटमेंट टू भी ट्रू है, तो ऑप्शन ए सही हुआ, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हुए। ये नंबर थियरी में बस हमें इतना ही काम करना था, इसके बाद कल से हम ग्रुप थियरी स्टार्ट करेंगे। अगर आपका इनमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज अब आप अपनी मीटिंग को लेकर सकते हो। मैम